अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मॉस्को से पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने वाली एक पिक्चर आई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू दी एपोस्टल से सम्मानित किया। यह भारत और रूस की दोस्ती का नया चैप्टर है। जैसे हमारे देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, ठीक वैसा ही सम्मान पीएम मोदी को रूस में मिला। सीमा पार पाकिस्तान में मोदी पुतिन के साथ देखकर मातम छा गया। इस्लामाबाद में मोदी पुतिन के बारे में हुई चर्चा सुनेंगे तो लगेगा मानो भारत से ज्यादा पाकिस्तानी एक्सपर्ट इस दौरे पर नजर रखे हुए हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है। ये 1560 मिनट का दौरा है, 26 घंटे का 1560 मिनट का दौरा दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 1.5 हफ्ता पहले तो वो बाइडेन को जफियां डाल के गए हैं इटली में और सारे वेस्टर्न वालों को, अभी वो पुतिन साहब को भी डाल रहे हैं। किस तरह भारत अपने आप को पोजीशन करता है इन तमाम, क्योंकि एक राइजिंग पावर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जुलाई में पीएम मोदी पुतिन के गले मिल रहे हैं और जून में वो बाइडेन और जेलेंस्की से मिले। जो देश आपस में कट्टर दुश्मन हैं, उनके साथ मोदी नो लिमिट वाली दोस्ती निभा रहे हैं और पूरा पाकिस्तान मोदी की इस कूटनीति को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कैसे देखता है मोदी साहब के ट्रिप को? अभी 1.5 हफ्ता पहले तो वो बाइडेन को जफियां डाल के गए हैं इटली में और सारे वेस्टर्न वालों को, अभी वो पुतिन साहब को भी डाल रहे हैं। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब, बहुत सही तमाचा। उनके पास चॉइस क्या था मोदी साहब के पास? क्या चॉइस? मोदी पुतिन के बीच दोस्ती और डील की खबरें देखकर पाकिस्तान हैरान है। इस्लामाबाद में सरकार चाहे कोई भी हो, वो हमेशा अमेरिका का ऑर्डर फॉलो करती है। इसलिए भारत की तरह रूस या दूसरे अमेरिका विरोधी देशों से संबंध रखने की पाकिस्तान सोचता तक नहीं। इस्लामाबाद में वॉशिंगटन के डर के सबूत सुनिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो ये है कि कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट का ख्याल है कि ये जो टाइम है मोदी साहब का विजिट का रूस पे, ये भी एक लिहाज से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को स्नब किया जा रहा है। वो स्नब इसलिए किया जा रहा है कि इसी दौरान 9-10 तारीख को वॉशिंगटन में नेटो की 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है और वहाँ नेटो समिट होने जा रही है। कल पीएम मोदी का स्वागत पुतिन ने अपने घर पर किया। पुतिन ने गले लगाकर मोदी का स्वागत किया। मोदी ने पुतिन को अपना परम मित्र बताया। दोनों नेताओं ने साथ में डिनर किया। पुतिन ने मोदी को साथ बैठाकर खुद ही एक इलेक्ट्रिक कार चलाई। गार्डन में साथ टहलकर दुनिया के बड़े बड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे और इन सारी तस्वीरों पर पाकिस्तान में कमेंट्री होती रही। पुतिन ने मोदी को जब रिसीव किया तो उसके बाद वो उनको अपने घर लेकर गए और प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनल टूर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। मोदी पुतिन को साथ देखकर पाकिस्तान का चीन वाला दांव भी फेल हो गया। इन दिनों पाकिस्तान मान बैठा था कि पुतिन के लिए जिनपिंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मॉस्को से आई लेटेस्ट पिक्चर से पाकिस्तान का ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया। रशिया हैज एक्नॉलेज इंडिया एज इक्वल एज चाइना और मे बी बिगर। एक तो ये सिग्नल चला गया, दोनों कंट्रीज एक डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे जो इस चीज को जामन करेगा कि रशिया के जो भी रिलेशनशिप चाइना के साथ होंगे, लेकिन दे विल मेंटेन देयर एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप विद इंडिया। दूसरी तरफ जब भारत और रूस के लीडर्स मिले तो इसे मोदी की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान खुद की शिकस्त मान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इस समय भारत की सबसे ज्यादा जरूरत एनर्जी यानी ऊर्जा की है, खासकर ऐसी एनर्जी जो क्लीन हो, जैसे कि परमाणु ऊर्जा। और भारत को इस कोशिश में रूस से लगातार मदद मिल रही है। रूस की तरफ से भारत को 6 और परमाणु रिएक्टर के निर्माण का ऑफर दिया गया है। परमाणु ऊर्जा से जुड़ी एक तस्वीर आज मॉस्को से सामने भी आई, जहां मोदी और पुतिन एक साथ मॉस्को के एक एग्जीबिशन सेंटर पहुंचे, जिससे रूस में न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। आज पुतिन ने मोदी को अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर दिखाया। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रूस पूरी दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक माना जाता है और मॉस्को के एटम सेंटर में इसी का प्रदर्शन किया गया। ये वो जगह है जहां न्यूक्लियर एनर्जी पर बड़े रिसर्च और डेवलपमेंट होते हैं। पीएम मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा पर बड़े समझौते हुए। रूस की एटॉमिक एजेंसी रोसाटॉम भारत में 6 हाई पावर न्यूक्लियर प्लांट लगाएगी। इसके साथ ही भारत और रूस परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। रोसाटॉम ने कुछ समय पहले भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण और संचालन की तकनीक ऑफर की थी। ये एक ऐसा रिएक्टर होता है जो जहाज पर लगाया जाता है। इस समय रूस के पास दुनिया का इकलौता पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये परमाणु पावर प्लांट कम लागत और आसानी से किसी भी इलाके में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। आज क्रेमलिन में मोदी पुतिन की बातचीत में भी भारत और रूस के बीच एनर्जी का मुद्दा उठा। यहाँ पीएम मोदी ने पुतिन को सस्ते दामों पर तेल देने के लिए शुक्रिया कहा। भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मॉस्को में आज प्रधानमंत्री मोदी को रूस ने आधिकारिक तौर पर सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान दिया। इस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। 2019 में रूस ने पीएम मोदी को यह सम्मान देने का ऐलान किया था। पुतिन ने रूस के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पीएम मोदी को यह सम्मान दिया है। 326 साल पुराने इस सम्मान की शुरुआत 1698 में हुई थी। दुनिया को भी भारत के पावर का एहसास होता है, उनको लगता है देश बदल रहा है। रूस से भारत के लिए एक और खुशखबरी आई है। पीएम मोदी से बातचीत के बाद रूस ने यूक्रेन जंग में लड़ रहे सभी भारतीयों की वापसी का इंतजाम करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने पुतिन के साथ डिनर के दौरान भारतीय सैनिकों का मुद्दा उठाया था और राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी की बात मान ली और रूसी सेना में शामिल भारतीयों को वापस स्वदेश भेजने का फैसला किया। रूस के इस फैसले को पीएम मोदी की यात्रा की बड़ी सफलता माना जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें भारतीयों को अच्छी नौकरी या पढ़ाई का झांसा देकर रूस भेज दिया गया था और यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए रूसी सेना में भर्ती किया जाता था। इस मुद्दे को लेके बात हुई थी और इसको लेकर भारत रेगुलर इंटरवल पे रशियन साइड के साथ बातचीत करता आया है। पर अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मॉस्को में हैं तो एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है इस पूरे मसले को लेकर। यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी ने पुतिन के सामने एक शांति प्रस्ताव भी रखा। 1-to-1 मुलाकात में मोदी ने कहा कि जंग से शांति का रास्ता नहीं मिलता। भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुन करके मेरे मन में एक आशा पैदा हुई। पुतिन ने यूक्रेन संकट का हल निकालने की कोशिशों के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। भारत रूस की दोस्ती के बाद अगली खबर अब चीन से है। जिनपिंग के खिलाफ उसके 2 पड़ोसियों ने फाइटर जेट और टैंक तैनात करने का प्लान बनाया है। ये देश हैं जापान और फिलीपींस, जिनके साथ चाइनीज सेना की अक्सर झड़प होती रहती है। पर इन दोनों ने मिलकर अब चीन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले ही भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें दी थी और उसके बाद चीन के खिलाफ दूसरा बड़ा फैसला हुआ है।
जिनपिंग के खिलाफ जेपी आंदोलन शुरू हो गया है। यहाँ जे का मतलब है जापान और पी यानी फिलीपींस। जापान और फिलीपींस ने मिलकर ऐतिहासिक डिफेंस डील की है। ये खबर सुनते ही सबसे बड़ा झटका चीन को लगा है। नए समझौते के मुताबिक जापान और फिलीपींस की सेना एक दूसरे की जमीन का इस्तेमाल कर सकेगी। मतलब कि अगर जरूरत हुई तो जापान की सेना फिलीपींस में तैनात हो पाएगी। अगर युद्ध के हालात बने तो दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस पर अपने लड़ाकू विमान और टैंक भी तैनात करके बचाव और हमला कर पाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि अब फिलीपींस के करीब चीन की दादागिरी का गेम ओवर हो गया है। पिछले महीने की तस्वीरें देखिए, जब चीन की बोट्स ने दक्षिण चीन सागर के विवादित इलाके में मारामारी की थी। यहाँ चीन के सैनिकों ने फिलीपींस की नौसेना पर कुल्हाड़ी और चाकू से अटैक किया था। अब अगर ऐसा हुआ तो संभव है कि जापान की सेना भी फिलीपींस को बचाने के लिए उतर आए। इससे पहले अमेरिका के साथ भी फिलीपींस का ऐसा ही एक समझौता है। अमेरिका और फिलीपींस के बीच 1951 में हुए एक समझौते के मुताबिक अगर फिलीपींस की सेना पर साउथ चाइना सी में कहीं भी हथियारों से हमला हुआ तो अमेरिका उसे खुद पर हमला मानेगा। यानी अगर चीन ने इस इलाके में फिलीपींस पर अटैक किया तो अमेरिका अपने दोस्त को बचाने के लिए चीन से भिड़ जाएगा। चीन ने इसी डर की वजह से अपने सबसे बड़े जहाजों में से एक को फिलीपींस के विवादित इलाके में तैनात कर दिया है। ये चीन के कोस्ट गार्ड का 165 मीटर लंबा शिप है, जिसे मॉन्स्टर शिप यानी राक्षसी जहाज भी कहा जा रहा है। हालांकि इस शिप को हटाने के लिए फिलीपींस ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। ये पूरा विवाद दक्षिण चीन सागर के इलाके को लेकर हो रहा है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक है और चीन इसके ज्यादातर हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन जिनपिंग सेना पूरी कोशिश करके भी एक छोटे देश फिलीपींस का मुकाबला नहीं कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं फ्रांस की, जहां पर प्रधानमंत्री की कुर्सी फंस गई है। रविवार को हुए आम चुनाव में किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, लेकिन लेफ्ट विंग गठबंधन सबसे आगे रही। अब राजनीतिक एक दूसरे से गठबंधन का समीकरण बिठा रही है। इस बीच फ्रांस में अभी भी एक सवाल उठ रहा है, अगर वहां वामपंथी सरकार बने तो कहीं वहां पर कट्टरपंथ की मीनार तो नहीं खड़ी हो जाएगी। फ्रांस में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा के बाद वहां के हालात फिलहाल स्थिर हैं। पूरे देश में दंगा विरोधी पुलिस फोर्स तैनात है। फ्रांस संसदीय चुनाव के नतीजों से सियासत की तस्वीर साफ होने की बजाय और धुंधली हो गई है। फ्रांस में त्रिशंकु संसद की स्थिति बन गई है। लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों धड़ों में से किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सब एक दूसरे से 19 से 20 सीटें ही ज्यादा हैं। वामपंथी दलों के न्यू पॉपुलर फ्रंट एनएफपी गठबंधन ने 577 में से सबसे ज्यादा 182 से अधिक सीटें हासिल की हैं, जबकि मैक्रो की पार्टी नेसा दूसरे नंबर पर रही है, उसे 163 सीट मिली है। दूसरे नंबर पर होने के बावजूद अब सबकी निगाहें मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर है, क्योंकि फ्रांस की मीडिया में मैक्रो को लेकर कयास लग रहे हैं कि मैक्रो वामपंथी गठबंधन के साथ डील कर सकते हैं। मैक्रो कह चुके हैं कि वो वामपंथी अनबाउंड पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन सोशलिस्ट और ग्रीन्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए सोचेंगे। Semblait vouloir clarifier et il n'a provoqué que le désordre. La clarté, elle viendra du nouveau Front populaire. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives. Elle est la première force républicaine de ce pays. Il est donc de sa responsabilité de former un gouvernement. Et de former un gouvernement pour mettre en œuvre. चुनाव नतीजों में जब वामपंथी गठबंधन को ज्यादा सीटें मिली तो फ्रांस के लोगों की चिंता बढ़ गई। इसकी वजह है नतीजों के ऐलान के बाद फ्रांस में वामपंथियों का जश्न के दौरान वामपंथियों ने फिलिस्तीन के झंडे लहराए थे। फ्रांस के राष्ट्रीय स्मारकों पर फिलिस्तीन का झंडा लेकर लेफ्ट समर्थक खड़े हो गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान वामपंथी दल के एक नेता ने कहा था कि फ्रांस को फिलिस्तीन को देश की मान्यता देनी चाहिए। माना जा रहा है कि अगर वामपंथी गठबंधन की सरकार बनती है और इमैनुअल मैक्रो उनका साथ देते हैं तो राष्ट्रपति मैक्रो को वामपंथी गठबंधन की मांग के आगे
झुकना पड़ सकता है, क्योंकि मैक्रो ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो 2027 तक राष्ट्रपति की गद्दी नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर आपके काम की। देश में लगातार बीपी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कई ऐसे चौंकाने वाली रिपोर्ट्स भी सामने आई है जो वाकई हैरान कर रही हैं। इन सबके बीच अब बीपी की बेसलाइन पर एक अलग ही बहस छिड़ गई है। क्या है बीपी की बेसलाइन का मुद्दा और क्यों हो रही है इसे बदलने की मांग? जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ब्लड प्रेशर, ये बीमारी भले ही सामान्य सी लगती है, लेकिन इसे लेकर थोड़ी भी लापरवाही डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसे खतरनाक बीमारियों की वजह बन सकती है। भारत में अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 है तो सेहत के लिहाज से इसे बेहतर माना जाता है। जब इस नंबर में कोई बदलाव होता है, ये ऊपर नीचे होता है, तो समझो कुछ गड़बड़ है। बढ़े हुए बीपी को हाइपरटेंशन कहते हैं, लेकिन दुनिया भर में बीपी के इस बेस लाइन को लेकर अलग अलग मत है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइन में ये बेस लाइन 140/90 है। आमतौर पर भारत में भी डॉक्टर बीपी की दवा तब तक शुरू नहीं करते जब तक कि ये 140/90 के लेवल को पार ना कर जाए, लेकिन इसे लेकर कोई फिलहाल आधिकारिक गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। अब जबकि हमारी जीवन शैली तेजी से बदल रही है, ऐसे में भारत में भी बीपी की बेसलाइन में बदलाव समय की मांग है। फिलहाल अधिकतर डॉक्टर जब बीपी की यूरोपियन गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसे लेकर देश में एक गाइडलाइन भी जारी हो जानी चाहिए। हालांकि कुछ डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि यूरोप और भारत के मौसम, खान-पान में काफी अंतर है। ऐसे में बीपी की बेसलाइन को लेकर यूरोपियन गाइडलाइन को पूरी तरह से सही मान लेना ठीक नहीं होगा। अब समझते हैं कि आखिरकार ब्लड प्रेशर की बेसलाइन 120/80 के क्या मायने हैं। दरअसल ऊपर की संख्या 120 आपकी सिस्टोलिक संख्या है। ये हार्ट के संकुचन के दौरान आपकी धमनियों में दबाव की मात्रा है। नीचे की संख्या 80 डायलोस्टिक संख्या होती है। ये दिल की धड़कनों के बीच का ब्लड प्रेशर है। जब बेचैनी, सिर दर्द, कमजोरी, सुस्ती महसूस हो तो इसका मतलब है बीपी ज्यादा कम है। लंबे समय तक बीपी की चपेट में रहने के और भी खतरे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 73% बीपी के मरीजों को डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल दोनों की दवा लेनी पड़ती है। कम बीपी में चक्कर आना, बेचैनी, सिर दर्द की शिकायत रहती है। इसके अलावा थकान, शरीर भारी लगना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, धुंधला दिखाई देना भी इसके संकेत। वहीं बीपी बढ़ने पर सिर दर्द, दिल की धड़कन तेज होना या इसके ज्यादा बढ़ जाने से नाक से खून तक आने की शिकायत हो सकती है। इतना ही नहीं, हाई बीपी की वजह से हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक के अलावा किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। बीपी की बेसलाइन को लेकर भले ही अलग अलग राय हो, लेकिन आपको बीपी से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीपी कई बीमारियों की जड़ है। बीपी से बचने के लिए सैचुरेटेड फैट कम ले। जिनकी बीपी बढ़ी रहती है वो नमक के साथ तले भुने मसालेदार खाने का इस्तेमाल कम करें। साथ ही समय समय पर बीपी चेक कराते रहे। वहीं बीपी से बचना है तो नियमित एक्सरसाइज भी करते रहे। इसके थोड़ा भी ऊपर नीचे होने पर इंटरनेट और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान लेने की बजाय सीधे डॉक्टर से मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के बड़े राज्यों में बाढ़, बारिश, भूस्खलन की तस्वीरें अमंगल लेकर आ रही हैं। कहीं पुल ढह रहे हैं, कहीं पहाड़ों की हिम्मत जवाब दे रही है। दिल्ली दरिया नहीं समंदर की तरह दिख रही है। बिहार से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों की तस्वीरें तो और भी हाहाकारी है। खटीमा की ये तस्वीरें जस की तस हैं, यानी हालात में पिछले 24 घंटे से कोई खास बदलाव नहीं आया है। मंगलवार के दिन यहाँ बारिश अमंगल रूप धारण कर चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र के टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा भी कर रहे हैं। सड़क पर पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार फंस गया। हल्द्वानी में रामनगर हाईवे पर पुलिया टूट चुकी है, जबकि नैनीताल में बारिश जारी है। यहाँ करौली में तेज बारिश के चलते लगभग 7 साल पहले बनी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
जलस्तर बढ़ने पर पीली डैम से पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने से अफजलगढ़ इलाके के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। बनबसा में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। दूसरी ओर यूपी के गोंडा बहराइच के साथ पड़ोसी देश नेपाल को जोड़ने वाले संजय सेतु में दरारें पड़ गई हैं। लोग यहां डरे हुए हैं। आपको बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल में भी भीषण बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। नेपाल के तनाहुन में बाढ़ और बारिश की वजह से 62 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इन तस्वीरों को देखिए। नाले में आए अचानक पानी में 2 युवक बहते दिखाई दिए। नेपाल में जोरदार बारिश से तांडव मचा हुआ है। लखीमपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। पूरी सड़क दरिया बन गई। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश ने मैदानी इलाकों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। शाहजहांपुर में 5 प्रमुख नदियां उफान पर हैं। आलम यह है कि नदियों में आई बाढ़ का पानी सैकड़ों मकानों में घुस गया है। साथ ही बाढ़ प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों को 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पहाड़ों पर हुई भारी बारिश और लगातार मैदानी इलाकों में भी मूसलाधारी बारिश के बाद शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ सभी नदियाँ उफान पर हैं। शाहजहांपुर के जो शहर की बात करें तो यहाँ 2 प्रमुख नदियाँ हैं, गर्रा और खन्नौत। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली भी दलदल बन गई है। दिल्ली के कई इलाकों में ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली किसी टापू पर बसी हुई हो। यहाँ दिल्ली की सरहद पर बारिश बंद होने के बाद भी बुराड़ी के इस इलाके में सड़कें पानी में मानो जैसे तैर रही हों। बस्ती जिले में घाघरा नदी के तेजी से बढ़ रहे जलस्तर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। इस समय नदी खतरे के निशान से 0.38 मीटर नीचे बह रही है। बाढ़ बारिश के साथ साथ बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। हालात से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर इस मोर्चे पर भी तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों से रहिए अपडेट और देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।